आज के इस क्लास में हम नए पेपर फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड व्हाट आर द नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। इस पर डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। आप तो जानते हो कि फाइनेंस इज द बेसिक नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवरी मोमेंट ऑफ business operations requires sufficient finance in order to continue them smoothly without any disturbances, and various operations are performed as per the availability of the sufficient finance, so that the proper planning for finance is normally required in every types of organization irrespective of their shape, size, nature, job, etc. तो इन जनरल देखा जाए तो आप प्लानिंग का डेफिनेशन पढ़े होंगे मैनेजमेंट में, जनरल मैनेजमेंट में, कि प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस दैट व्हाट इज टू बी डन, by whom it is to be done, when it is to be done, वगैरह वगैरह। तो सिमिलरली प्लानिंग का मतलब ही होता है फ्यूचर, जब कभी भी होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। तो फ्यूचर में फाइनेंशियल एक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो, इसको अगर एडवांस में डिटरमाइन कर लिया जाता है तो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग कहेंगे। व्हेन फ्यूचर फाइनेंशियल एक्शंस policies regarding future financial actions, procedures regarding future financial actions are determined in advance, then it will be called financial planning. In general, the application of planning to finance function of an organization is called financial planning. जब हम अब प्लानिंग का प्रयोग फाइनेंस फंक्शन के लिए करते हैं तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है, सामान्य तौर पर लोग कहते हैं। इन फैक्ट इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइनेंस फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस दैट what financial actions will have to be taken by the organization during the specified period of time. ये कहता है कि what financial actions should be taken in specified future of period of time. तो इसको अगर एडवांस में हम तैयार कर लेते हैं, एक प्रोग्राम, एक चार्ट तैयार कर लेते हैं कि किस समय कितना फंड किस मद में खर्च किया जाएगा, वो फंड कहाँ से कितना कितना करके किन किन स्रोतों से उपलब्ध कराया जाएगा, ये तमाम प्रोग्राम चार्ट यानी प्लान, एक्शन प्लान अगर पहले ही तैयार कर लिया जाता है और उसको एक्सिक्यूट किया जाता है प्रैक्टिकल ऑपरेशन के दौरान, तो उसी को फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल कहा जाता है। क्योंकि आप प्लान के जरिए एक्टिविटीज़ को गाइड कर रहे हो, तो प्लान गाइडेंस का काम करता है फाइनेंशियल प्लान, इसीलिए उसको प्लानिंग एंड कंट्रोल कहा गया, है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स यानी दिस इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट, यानी फंड कितना आवश्यक है यानी किस काम के लिए उसका एस्टिमेशन करना, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज फ्रॉम वेयर रिक्वायर्ड फंड्स विल बी हैव टू बी मोबिलाइज्ड, जितना फंड रिक्वायर्ड है उसको एस्टिमेट करना और उस फंड को कहाँ से प्राप्त करना है उसको डिटरमाइन करना, उस सोर्स को डिटरमाइन करना, हाँ। एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स और फाइनेंस। और इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ है, जैसे वर्किंग कैपिटल पॉलिसी होगा, एडिक्वेट कैपिटल पॉलिसी होगा, मनी लेंडर के से मनी
उधार बोरोड कैपिटल के संबंध में कोई पॉलिसी हो सकता है, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी होगा, बहुत सारी तरह का पॉलिसीज होते हैं जिसके अनुरूप काम करना होता है, फाइनेंशियल एक्शंस को पूरा करना होता है। तो ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इसके अंतर्गत आता है कि ये जो हम फाइनेंशियल एक्शन प्लान जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको गाइड भी करना है, कंट्रोल भी करना है। तो कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि जब हम अप्रेजलमेंट करेंगे कि जो प्लान हमने एक्सिक्यूट किया उसका रिव्यू करेंगे, रिजल्ट क्या आया, तो इसके लिए फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करना, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को डिविजनाइज करना, बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड ऑथोरिटी फिक्स करना पर्सनल का, जो आप अगर इसमें कोई कमी आती है तो इसके लिए, इस विभाग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, इस सेगमेंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल माने जाओगे। इस प्रकार से उस वर्क प्लान को डिसेंट्रलाइज्ड कर देना और डिविजनलाइज कर देना और सभी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो निर्धारित कर देना बजट के माध्यम से, स्टैंडर्ड नॉर्म्स के माध्यम से। और तब जब एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट आता है, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट का कंपैरिजन करना किसके साथ? जो स्टैंडर्ड्स तय किया गया था, अगर उसके संबंध में कोई भी परफॉर्मेंस एडवर्स रिजल्ट देता है तो उसके अगेंस्ट में जो करेक्टिव मेजर्स है, रेमेडियल एक्शंस है, उसको लेना। तो ये तमाम कार्य जो है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल कहलाता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब डेफिनेशन के तौर पे हम और भी बात बता सकते हैं। जो हाउ मच फंड विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम विच सोर्स, for what purpose and when, at what cost. These questions must be answered before starting any future line of action regarding finance function. The process of answering such question adopted by the finance manager or authority of the management is known as financial planning. Is it clear or not? तो अकॉर्डिंग टू इसी प्रकार से वालकर एंड बंगम साहब ने इसको डिफाइन करते हुए कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज ए फाइनेंशियल प्लानिंग परटेन्स टू फाइनेंस फंक्शन और फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स determination of plans and determination of policies and procedures that are to be pursued in future so that the assigned goal of the organization, enterprises goals can be achieved. यानी ये जो है प्री डिसाइडेड है, प्री डिटर्मिन्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है जिसके माध्यम से हम फ्यूचर लाइन ऑफ फाइनेंशियल एक्शंस को डिफाइन करते हैं और उसके अनुसार से एक्टिविटीज़ जो है उसको कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, तो वाकर बंगम साहब ने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कहा, इट परटेन्स टू फाइनेंस फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which involves determination of financial objectives, formulation of financial policies and developing financial procedures that are to be pursued during the future specified period of time in such a manner so as the enterprise's goals can be achieved. क्लियर है? यानी फाइनेंशियल प्लानिंग का संबंध फर्म के फाइनेंस फंक्शन से है जिसके अंतर्गत सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है, उसके बाद जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो कोई भी हो उसको पहले डिटरमाइन, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लानिंग का वो तय किया जाता है। आप किस पीरियड के लिए कर रहे हो, करेंट प्रेजेंट के लिए कर रहे हो या फ्यूचर के करेंट फ्यूचर के लिए कर रहे हो या लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए कर रहे हो,
है ना। उसके बाद आपकी ये पॉलिसीज़ उसको किस प्रकार से करोगे, आपकी नीति क्या होगा उस तरह से करने का, उसको कंट्रोल करने का प्रोसीजर्स क्या होगा, ये तमाम एडवांस में, यानी जिस पीरियड में इन सब को फॉलो अप करना है उससे पहले ही अगर हम तैयार कर लेते हैं प्रोग्राम चार्ट, तो उसको क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हम लोग क्लियर रूप में बता सकते हैं एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के, 10 इन एडवांस, यानी इन नट सेल इन ब्रीफ में हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वह मैनेजरियल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत निम्न पहलुओं को, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को जो है वो एडवांस में डिटरमाइन कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है या डिफाइन करता है। यानी ऐसा फाइनेंशियल मैनेजरियल प्रोसेस जो फॉलोइंग एस्पेक्ट्स लाइक पॉलिसी डिटर्मिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स डिटर्मिनेशन, formulation of policies and procedures development for controlling purpose, ये सब पहले से एडवांस में अगर तैयार कर लेते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। किसी भी काम का कुछ न कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होता है। द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर कट, यानी स्पष्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, भेग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका उद्देश्य पटना जाना है तो क्लियर है कि पटना जाना है, तभी आप पटना जाने का प्रॉपर प्लान कर सकते हैं कि कैसे जाएंगे और कितने खर्चे आएंगे और कहाँ से उस पैसे का अरेंजमेंट होगा। सिमिलरली किसी भी फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग करने के प्रोसेस का, वो क्लियर कट होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल प्लानर हैज़ टू डिसाइड both short-term or long-term financial objectives. What are the financial objectives? What is your financial objectives? जैसे अगर देखा जाए व्यावहारिक तौर पे एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि तत्काल जो है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर का खर्चा चलाना, ये मेरा वर्तमान का ऑब्जेक्टिव है, इनकम कमाने का या नौकरी पेशा करने का। और लॉन्ग टर्म में क्या है, तो एक घर खरीदेंगे, एक कार खरीदेंगे, बच्ची की शादी करेंगे, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है जो 10 साल, 8 साल, 15 साल में हमको पूरा करना है। उसी प्रकार बिजनेस में भी ऑब्जेक्टिव एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होता है। क्या भाई, तो तत्काल जो लिक्विडिटी अपर्याप्त है उसको मेंटेन कर लेना है, हो सकता है ऐसा हो। तत्काल जो डिविडेंड पेमेंट के लिए पर्याप्त कैश नहीं है, कैश डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है या ओवर कैपिटलाइजेशन का सामना करना पड़ रहा है, अंडर कैपिटलाइजेशन का सामना करना पड़ रहा है, इसको रिमूव आउट करना है। ये आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए प्रॉपर प्लान की आवश्यकता होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा आ रहा है, उसको मिनिमाइज करना, ये आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म यू हैव टू एक्सपैंड योर बिजनेस। आपको एक लक्ष्य है कि हम अपने अभी जो केवल बिहार भर में हमारा बिजनेस चल रहा है, इसको अदर स्टेट में भी 2 स्टेट को कवर अप करना है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये दोनों में डिमांड हमारे प्रोडक्ट का मार्केट सर्वे से पता चला, इसलिए हम दोनों जगह यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं ताकि वहाँ के सोसाइटी को, वहाँ के लोकेलिटी को के बीच भी हमारे प्रोडक्ट का मार्केट एक्सपैंड हो। तो इसके लिए बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, न्यू प्लांटेशन करना चाहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना चाहते हैं। दैट विल बी योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बिकॉज दीज ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी अटेंडेड ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई objectives are explained in 2 forms, short term objectives and long term objectives. What are the actual objectives of your planning? That must be clear before starting the drafting before drafting a financial plan. Clear? Now, formulation of financial policies.
हमारी आर्थिक नीति, हमारी वित्तीय नीति क्या होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो डिफरेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट के संबंध में आप अपना एटीट्यूड क्या रखना चाहते हो, आप क्या कौन सी पॉलिसी अपनाना चाहते हो। जैसे एडिक्वेट कैपिटल पॉलिसी, हम ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन को अवॉइड करते हैं और अंडर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन को भी अवॉइड करते हैं। इसीलिए जब भी कैपिटल हो तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जस्ट अकॉर्डिंग टू नीड होना चाहिए। तो एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, ऑप्टिमम साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑप्टिमम साइज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कैपिटल का दो फॉर्म होता है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टेड इन वेरियस फॉर्म ऑफ परमानेंट एसेट्स इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ करेंट एसेट्स इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो ये दोनों प्रकार का कैपिटल जरूरी है व्यापार में। तो इस दोनों की का पोजीशन आप क्या रखना चाहते हो, क्या मॉडरेट पॉलिसी अपनाना चाहते हो, या आप रिस्की स्ट्रक्चर रखना चाहते हो, या ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन यानी रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी है, मॉडरेट पॉलिसी है और लिबरल पॉलिसी है। आप कौन सा पॉलिसी अपनाना चाहते हो उसके अनुसार से तय करना होगा पहले ही, चूँकि सारा फाइनेंस, फंड सप्लाई सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर एक्चुअल पॉलिसी रिगार्डिंग कैपिटल फॉर्मेशन। द पॉलिसी रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। आप कैपिटल स्ट्रक्चर में दो, जैसे स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करें, डिफरेंट मीन्स ऑफ फाइनेंस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे आप चाय बनाते हो तो दूध भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, चाय पत्ती भी चाहिए। तो आप गौर करो, इस सब का अगर प्रॉपर मिश्रण नहीं हुआ तो हेल्दी चाय नहीं होगा। सिमिलरली लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरोइंग है, डिवेंचर्स है, एक ऐसा है कैपिटल। दूसरा प्रेफरेंस शेयर है, तीसरा डिवेंचर्स इक्विटी शेयर्स है। आप इनका आपस में प्रोपोर्शन क्या रखना चाहते हो टोटल कैपिटलाइजेशन में, इससे संबंधित आपकी पॉलिसी क्या है। तो डेब्ट की मात्रा बढ़ाना है और प्रोप्राइटर के कैपिटल का ओनर्स के कैपिटल को कम रखना है, या ओनर्स के कैपिटल का मात्रा बढ़ाना है और डेब्ट का मिक्सिंग कम करना है। जैसे मिक्स कर दे ना दूध में पानी तो क्या होता है, वो बरकतियार हो जाता है यानी एक्सपैंड कर जाता है, और राय जी को दूध का पैसा पानी के पैसा के रूप में मिलता है, पानी का पैसा दूध के रूप में मिलता है, प्राइस के रूप में मिलता है। ठीक उसी तरह से व्यापार बिना मिक्सिंग का नहीं चलता है। स्ट्रक्चर के लिए मिक्सिंग आवश्यक होता है। केवल सीमेंट तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, केवल सीमेंट से दीवार नहीं जोड़ा जा सकता। दीवार के लिए हमें मिक्सिंग करना बालू का भी आवश्यक है क्या नहीं है। सबसे महंगा तो सीमेंट है बालू की तुलना में, बावजूद इसके उसका मिक्सिंग जरूरी है पकड़ के लिए, अच्छे मजबूती के लिए, और जो रिजल्ट हम चाहते हैं उस रिजल्ट के लिए। तो डेट और कैपिटल और इक्विटी कैपिटल, ओनर्स कैपिटल का मिक्सिंग रेशियो क्या है, उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कहते हैं। तो आप इस संबंध में कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहते हो। अगर फर्म काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस है तो वह लोन एडवांटेज ले सकता है। अगर फर्म का परफॉर्मेंस बहुत स्टेबल नहीं है, अच्छा नहीं है, तो लोन लेने से उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट का बर्डन होगा वो हो सकता है इंसॉल्वेंसी का रिस्क बढ़ जाए। इसीलिए सारे सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन पॉलिसी आप क्या रखना चाहते हो वो बताओ। दूसरा, पॉलिसी रिगार्डिंग बोरोड फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन। आप किसी से लोन लोगे तो लोन किस आधार पे लोगे, अगर वो सिक्योरिटी का डिमांड करता है या कोई कॉन्स्ट्रेंट्स, जो कंट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स होता है वो आपके सामने रखता है, हो सकता है आपको प्रतिबंध लगाए किसी प्रकार का, है ना। तो इस कॉवेनेंट कहते हैं उसको, रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स है, जैसे एसेट सम रिलेटेड कॉवेनेंट्स, कैश रिलेटेड, फ्लो रिलेटेड कॉवेनेंट्स, डिविडेंड रिलेटेड कॉवेनेंट्स, देयर आर डिफरेंट। उसको कहते हैं शर्त लगा देना, आप इस कंडीशन में रहोगे तभी हम लोन फाइनेंस करेंगे। तो आपकी उस संबंध में क्या नीति है, क्या आप उस सारे कॉवेनेंट्स को एक्सेप्ट करोगे
या मॉर्गेज करके आप लोन देना चाहोगे किसी एसेट को मॉर्गेज करके, तो उस संबंध में पॉलिसी यानी बोरोइंग की आपकी पॉलिसी क्या होगी, मैक्सिमम आप कितने % और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप बोरो कर सकते हो कैपिटल, और आपका लोएस्ट रेट जितना पॉसिबल हो लेकिन मैक्सिमम रेट क्या होगा। पॉलिसी रिगार्डिंग डेब्ट इक्विटी मिक्स, यही कैपिटल स्ट्रक्चर को कहते हैं। पॉलिसी रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा समझना होगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टोटल कैपिटलाइजेशन। देयर आर 3 टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फाइनेंस। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोजिशन या प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, परमानेंट कैपिटल, दैट इंक्लूड्स may include equity शेयर, प्रेफरेंस शेयर यानी ओनर्स कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स, बोरोड कैपिटल, दोनों को मिलाकर के टोटल जो परमानेंट और लॉन्ग टर्म पर्पज से किया गया इकट्ठा कैपिटल है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी रेशियो बिटवीन ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, टोटल एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस इंक्लूडिंग करंट या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। टोटल कैपिटलाइजेशन मीन्स टोटल ऑफ कैपिटल, टोटल ऑफ कैपिटल। सपोज, खैर इस पर लेटर बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो कैपिटल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के संबंध में क्या है, पॉलिसी रिगार्डिंग पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग, वही पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग केवल इक्विटी शेयर से करेंगे या इक्विटी के साथ प्रेफरेंस भी मिक्सअप करेंगे, प्रेफरेंस से केवल करेंगे, प्रेफरेंस के साथ डिवेंचर को मिक्स करेंगे, इस सब ये जो पैटर्न है उसको फाइनेंसिंग। प्रोपोर्शन की बात नहीं है, मिक्स किसको करना है किसको नहीं करना है, रेशियो अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, ओके। पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग, लोन फाइनेंसिंग या सिक्योरिटी फाइनेंसिंग किस तरह से आप करना चाहते हो वो डिसीजन। पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सरप्लस यानी एम्प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, अगर फर्म को की पॉलिसी डिविडेंड पेमेंट की क्या होगी, वह सेल्फ जनरेटेड कैपिटल का मैक्सिमम इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए, डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट आदि के लिए करना चाहता है कि तत्काल उसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप इस संबंध में क्या चाहते हो, मैक्सिमम को प्रॉफिट को रिटेन करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सबसे रिलेटेड पॉलिसी जो है वो क्या कहलाता है, formulation of financial policies. Okay, now the third point, third और last aspect है developing financial procedures. फाइनेंशियल प्रोसीजर्स के जरिए ये सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को वॉच करना है कि वह अकॉर्डिंग टू प्लान एक्सिक्यूट हो पा रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस हो पा रहा है कि नहीं। दूसरा ये तय करना है कि जो हमने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स तय किया था उसकी प्राप्ति अटेनमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशंस को प्रॉपर वे में रिपोर्ट करना, कम्युनिकेट करना, और साथ ही साथ रिजल्ट जो एक्चुअल परफॉर्मेंस का आता है उसको मेजर करना कि यह परफॉर्मेंस एज पर द प्लान रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये इसका भी मूल्यांकन करना। इसके लिए इस पॉलिसी के तहत हम डिविजनलाइज कर देते हैं, जितने सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसको डिफरेंट सेंटर्स में बांट देते हैं। जैसे जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसको रेवेन्यू सेंटर कर दिया, जहाँ पे कॉस्टिंग आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह सकते हो आप, खर्चे आते हैं तो उसको कॉस्ट सेंटर्स कह दिया, जहाँ से रेवेन्यू आया रेवेन्यू सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स, और पैसा जहाँ इन्वेस्ट किया गया कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। 4 भाग में उसको डिवाइड कर दिए। हर एक सेंटर्स के एक ऑथराइजेशन पर्सनल को दे दिया गया, अधिकारियों का नियुक्ति हो गया, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, ये बात उसको बता दिया गया कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाद में आपके ऊपर इस तरह के कमी का अकाउंटेबिलिटी आपको फिक्स किया जाएगा। ये तमाम प्रोसेस कर लिए। फिर फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स को तय करना कि यू विल हैव टू प्रोड्यूस नॉट लेस देन सच रिजल्ट,
सच नॉर्म्स। आपको जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना है इससे कम नहीं करना। जैसे प्रोडक्शन को टारगेट दे दिया गया कि आपको हर महीने मिनिमम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है फिनिश गुड्स का। अब आप 800 किए तो क्यों किए, कारण बताओ। तो क्या होगा, इस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। कोई अपने एफिशिएंसी का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसको शो कॉज नोटिस होगा। अगर मटेरियल की क्वालिटी घटिया है, मटेरियल टाइम पे सप्लाई नहीं हुआ तो सप्लाई चैनल क्यों गड़बड़ाया, आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पाया, आखिर किसकी कमी है जिसके वजह से ये परफॉर्मेंस पुअर हुआ। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं, उस स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करते हैं किससे, एक्चुअल परफॉर्मेंस से। अगर कोई ऐसा निगेटिव रिजल्ट आता है ना, एडवर्स रिजल्ट आता है, तो उसके अगेंस्ट में सही समय पर सही कार्रवाई, रेमेडियल एक्शन, सुधार के लिए जो एक्शन होना चाहिए, दोनों प्रकार की बात है। अगर बेहतर परफॉर्मेंस अनुमान से भी ज़्यादा हुआ, स्टैंडर्ड से भी बेटर परफॉर्मेंस हुआ, तो उसके मोटिवेशन के लिए बोनस आदि देंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे, मोटिवेशन देंगे, और साथ ही साथ पनिशमेंट एंड रिवार्ड दोनों प्रकार के पॉलिसी को अपनाया जाएगा। तो रेमेडियल एक्शंस लेना ये प्रोसीजर्स कहलाता है, जिसके माध्यम से सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। ओके।